नाज़रीन, ब्रेक से एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आपको खुशामदीद कहता हूं। अपने सवाल जवाब की तरफ वापस चलते हैं। आज पहले काफी टाइम वेस्ट हो चुका है मेरे लेट आने की वजह से। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे पीएसडब्ल्यू के बारे में पूछना है। जी मैं बेसिकली एसएससी कर रहा हूँ। एसएससी का सेकंड पार्ट जो है वो ग्रेजुएशन के इक्वल है। और कितने फिर पेपर्स मुझे करनी है आपने? सोलिसिटर ने कहा कि आप यूके नायरेक से कंपेरेबिलिटी बनवा के लाएं तो उसकी बेस पे वीजा लग जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसकी बेस पे नहीं लगेगा, जी अपील में चला जाएगा। और जी कुछ लोगों के लगे हैं, कुछ लोगों के रिफ्यूज हुए हैं। जी, आपका सवाल? मुझे ये पूछना है कि इसकी एसएससी की बेस, एसएससी सेकंड पार्ट की बेस पे मेरा पीएसडब्ल्यू लग जाएगा या नहीं लगेगा। ओके, चलो मैं बताता हूं आपको। काफी इंटरेस्टिंग ये आजकल एक मामला चल रहा है एसीसीए के साथ। एसीसीए जो लोग नहीं जानते, ये अकाउंटेंसी की जो क्वालिफिकेशन होती है, इट्स ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इसको आप डिग्री के तौर पे नहीं काउंट करते, ना ही ये बैचलर्स की डिग्री बनती है, ना ही ये मास्टर्स की डिग्री बनती है। लेकिन अगर आप यूके नारेक से बात करें, यूके नारेक से इक्विवेलेंस मांगे, तो वो आपको बताते हैं कि अगर आपने एसीसीए के 9 पेपर्स क्लियर कर लिए तो 9 पेपर्स की बेस आपकी बनती है इक्विवेलेंट टू अ बैचलर्स डिग्री। और अगर आपने 14 पेपर्स कंप्लीट कर लिए तो 14 पेपर्स की इक्विवेलेंस बनती है टू अ मास्टर्स डिग्री। सो इक्विवेलेंस का मतलब यह कि ये डिग्री है नहीं, लेकिन डिग्री की तरह से डिग्री के लेवल की चीज है। ये क्वालिफिकेशन आपकी यूके बैचलर्स या यूके मास्टर्स डिग्री के लेवल की चीज बनती है। अब हो क्या रहा है, एसीसीए क्वालिफिकेशन की बेस पे जब लोग अप्लाई कर रहे थे, पहले कुछ अर्सा पहले तक जब आप अप्लाई करते थे तो आपको पीएसडब्ल्यू मिल जाता था आराम से। उसमें पीएसडब्ल्यू जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं मुझे कि आपने बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री की या उससे हायर डिग्री की यूके के अंदर, वो डिग्री आपने पिछले 12 महीने के अंदर की। वो डिग्री करते वक्त जिस कॉलेज से आपने वो डिग्री की तो वो कॉलेज आपका रिकग्नाइज कॉलेज था और आपकी क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज थी। और प्लस ये कि जिस टाइम पे आपने, जिस ड्यूरेशन में आपने वो डिग्री की, उस ड्यूरेशन में आपके पास वैलिड स्टूडेंट वीजा था। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो पीएसडब्ल्यू के लिए होती है। अब इसके अंदर जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो डिग्री वाली आती है। अब जो लोग एसीसीए कर रहे हैं वो, उनकी बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, क्योंकि वो या कैपलन से कर रहे होते हैं या वो बीपीवी से कर रहे होते हैं या कहीं से भी, जहां से भी कर रहे होते हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो रिकग्नाइज भी होती हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस भी रिकग्नाइज होते हैं। कहीं तो प्लैटिनम ग्रेड के साथ मेरा ख्याल है जो कैपलन वाले हैं वो प्लैटिनम के साथ चलते हैं। सो ये सारे जो उनके स्टैंडर्ड्स बनते हैं, एवरीथिंग एल्स इज फाइन, लेकिन डिग्री पे आके मार खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब होम ऑफिस ने क्या करना शुरू किया है पिछले चंद माह से, उन्होंने कहा कि जी जो डिग्री है वो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल डिग्री होगी तो हम उसको काउंट करेंगे, इक्विवेलेंट टू अ डिग्री होगी तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। और इसलिए उन्होंने एसीसीए के ऊपर, जो एसीसीए की बेस पे एप्लीकेशन जो की जा रही हैं, उनको रिफ्यूज करना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर बड़ी कंफ्लिक्टिंग चीजें आ रही हैं। मुझे आई थिंक पिछले हफ्ते भी कोई बंदा मेरे पास आया था अपील के लिए, और एक्चुअली एप्लीकेशन के लिए, जिस सिचुएशन में आप हैं बिल्कुल इसी सिचुएशन में वो मेरे पास आया था। और मुझे आके उसने यही पूछा कि जी मैं एसीसीए कर रहा हूं या कंप्लीट कर लिया मैंने, मेरा वीजा खत्म हो रहा है महीने में या 2 महीने में, क्या मैं पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकता हूं? अब मैंने पर्सनली इसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस की हैं जो सक्सेसफुल गई, और पर्सनली मैंने ऐसी भी एप्लीकेशंस देखी हैं जिनको होम ऑफिस ने रिफ्यूज किया। उसके बाद हम अपील में गए। अब अपील्स में जाके भी 2 तरह की सिचुएशन चल रही है। अब अपील में जाके हम ये कहते हैं कि जी क्वालिफिकेशन को अगर देखा जाए, इक्विवेलेंट बनता है ये मास्टर्स और बैचलर्स के, अगर किसी ने 14 पेपर्स कंप्लीट कर लिए या 9 पेपर्स कंप्लीट कर लिए। अब इक्विवेलेंस को लेके अगर होम ऑफिस इसको या पार्लियामेंट इंटेंड ना करती कि ये एक क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट होना चाहिए, तो जो गाइडेंस के अंदर पैराग्राफ 53, 54, 55, 56 दिए में, उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है। क्योंकि वहां पे जो गाइडेंस को अगर आप देखें, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप गाइडेंस में देखें तो एक पैराग्राफ बताता है कि जी क्वालिफिकेशंस जो आपकी आती हैं इंक्लूडेड वो कौन सी हैं। अब उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जी प्रोफेशनल और वोकेशनल क्वालिफिकेशंस आउटसाइड द एम्बिट है, अनलेस वो इन पैराग्राफ्स के अंदर आती है। अब इन पैराग्राफ्स के अंदर आगे 3 पैराग्राफ्स और हैं जो कि इनको डिस्क्राइब करते हैं क्वालिफिकेशंस को। सो मेरा जो इसमें वो एक आर्ग्यूमेंट बनती है वो ये कि भाई अगर क्वालिफिकेशन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब इट कुड बी समथिंग अदर देन अ डिग्री। क्योंकि अगर आप सिर्फ डिग्री की बात कर रहे हो तो क्वालिफिकेशन लिखने की क्या जरूरत है? फिर आप सिर्फ लिखो डिग्री,
अगर खाली डिग्री नहीं है, वहां क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है और कहा गया है कि जी क्वालिफिकेशंस ये होंगी तो वो इंक्लूडेड होंगी, और कोई होंगी तो इंक्लूडेड नहीं होंगी, तो फिर उसके अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन आ सकती है जिसको आप आर्ग्यू कर सकते हो। अब ACCA को देखा जाए तो ये लिस्टेड बॉडीज में आता है, लेकिन रिकग्नाइज्ड बॉडीज में नहीं आता, जो कि उनकी लिस्टिंग में आता है। सो ये सारी जो टेक्निकलिटीज आती हैं, इसके ऊपर हमने बहुत आर्ग्यू किया है और अभी आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं। मेरे पास कुछ हैंडफुल ऑफ केसेस हैं, कुछ एक पढ़ रहा है जहां पे केसेस हमने जीते हुए हैं, एक है साइड जहां पे हमने केसेस लूज किए हैं। अब ये जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से केस को क्या वैल्यू देते हैं और कौन सी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। हुआ क्या है, जिन केसेस को हमने जीता उनको होम ऑफिस ने चैलेंज किया हुआ है, जिन केसेस को होम ऑफिस ने उनको हमने चैलेंज किया हुआ है। सो अब कोर्ट में जो अपर टियर ट्राइब्यूनल में ये मैटर लगा हुआ है, काफी केसेस हैं जो मेरे केसेस भी हैं जो वहां पे पेंडिंग हैं, जिनके ऊपर प्रॉपर फैसला होगा और फिर जो वो फैसला होगा वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सो अगर आप मुझसे आज पूछते हो कि मैं क्या सोचता हूं आपको PSW मिल जाएगा कि नहीं ACCA के बेस पे, टुडे आई विल नॉट से कि आपको मिलेगा, बिकॉज अभी जो होम ऑफिस की मेरे सामने सिचुएशन चल रही है उसमें वो रिफ्यूज करते जा रहे हैं, और वो रिफ्यूज करने के बाद अपील में जाता है, अपील में जाके इट्स पॉटलक कि वो आपको जज एक्सेप्ट करता है कि रिजेक्ट करता है। जज एक्सेप्ट कर लेता है तो आप सोचते हो कि अच्छा जी केस मेरा जीत लिया, लेकिन फिर होम ऑफिस उसको अपील कर देता है। अगर केस रिजेक्ट कर देता है तो आपको अपील करना पड़ता है और वो चीज पेंडिंग पड़ी रहती है। तो अभी ये चीज एक वो डिस्कशन वाली स्टेज में है, डिसीजन की स्टेज में है, अभी इसके ऊपर प्रॉपर फैसला नहीं हुआ। हाँ, अनलेस होम ऑफिस अपनी पॉलिसी विड्रॉ करके, अपनी पॉलिसी चेंज करके और दोबारा आपको देना शुरू कर दे स्टेटस ACCA के बेसिस पे, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को, क्योंकि मैं जो आर्ग्यूमेंट्स करता आ रहा था पहले उसको वो एक्सेप्ट कर रहे थे, अब कुछ अर्सा पहले से ये चीज उन्होंने रिजेक्ट करनी शुरू किया। वो कहते हैं कि नहीं, ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है ACCA की बनती है, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो डिग्री नहीं है, इक्विवेलेंट टू अ डिग्री है। इसको हम अभी फाइट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जनवरी फरवरी तक हमारे पास कोई अच्छा जवाब होना चाहिए, लेकिन तब तक ऑब्वियसली PSW का बहुत कम टाइम रह चुका होगा। सो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको उसमें कुछ नहीं कह सकता। अपने पास कोई और ऑप्शन जरूर तैयार रखें अगर आप कर सकते हैं, अदरवाइज जिसे कहते हैं ना वॉच द स्पेस, देखें अभी और क्या होता है। जैसे कोई जवाब आएगा ACCA का इंटरेस्टिंग किस्म का तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो 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 सर, नमस्कार सर। हेलो जी। हाँ जी, मैं कुलविंदर जी बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर मैं इतने स्टूडेंट वीजे पर आया सीगा मिसी नाल डिपेंड हूँ। हेलो जी जी, आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, अभी कह रहे हैं अभी जो स्टूडेंट वीजा आगे एक्सटेंड नहीं होएगा, पहला भी कॉलेज ने फीसा दे कॉलेज ब्लैक लिस्ट हो जाता है, अभी कोई रास्ता है इसका वीजा एक्सटेंड होने का? वीजा एक्सटेंड होने का? अच्छा चलें, मैं जो आपका सवाल समझ सका हूं वो ये है कि अगर आप वीजा पे आते हो, स्टूडेंट वीजा पे आते हो और कॉलेज आपका ब्लैक लिस्ट हो जाता है या लिस्ट से हट जाता है या रिकग्नाइज नहीं रहता, तो फिर उसका क्या होगा? उसमें आपको फौरी तौर पे जैसे ही आपका कॉलेज हटता है लिस्ट से, सस्पेंड होता है या रिवोक हो जाता है उसका लाइसेंस, तो आप फौरी तौर पे कोई और कॉलेज में एडमिशन लो और एडमिशन लेके दोबारा अप्लाई कर दो ताकि आपका वीजा वहां पे स्विच हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बैठे रहोगे, कई दफा होता है कि जी आप आए, आपको पता चला कि जी कॉलेज आपका लिस्ट से रिवोक कर दिया गया है, अब आप बैठे हुए हो, ओहो ये तो क्यों अच्छा नहीं है, कॉलेज रिवोक हो गया। अब बैठे हुए हो, टाइम गुजर रहा है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जाके आपको होश आती है कि अच्छा कुछ करना चाहिए, फिर करो तो लेट हो जाता है, बिकॉज जितना टाइम आपने वो गुजारा वो इन ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स गुजारा, क्योंकि जब आपको कॉलेज ही नहीं था। जैसे ही आपको पता चलता है कॉलेज खत्म हो गया, फौरन कोई और कॉलेज करो, वहां पे कॉलेज में एडमिशन लेके अपने पेपर साथ लगा के दोबारा से अप्लाई कर दो ताकि आपका वीजा वहां पे ट्रांसफर हो जाए और वो वीजा आपका एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या हाल है सर आपका? ठीक है जी, खैरियत, ठीक ठाक। अच्छा सर, मैं ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ आपसे। बताइए। मैं स्पाउस वीज़े पे आया था, तो मेरी बीवी का जो स्टेटस है यहाँ पर वो रेफ्यूजी स्पेसिफाइड पीरियड है, 5 साल को उन्हें मिला हुआ था। ठीक। तो कह लें कि मैं जब इधर आया तो फिर मैं पार्ट टाइम जॉब करता रहा, तो कह लें कि मेरी बीवी जो थी वो कह लें कि बीमार हो गई, पहले वो काम करती थी जी, तो उन्हें अस्थमे की तकलीफ थी, तो फिर वो काम छोड़ना पड़ा। अच्छा। तो फिर वो कह लें कि हाउसिंग बेनिफिट वगैरह लेती रही जी, तो फिर वो तो बंद करवा दिए, मगर फिर बाद में उन्होंने टेस्ट क्रेडिट के लिए अप्लाई कर दिया ऐसे कपल के लिए ना। ठीक। तो मैं कह लें कि
1.5 साल से फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और मैंने टैक्स क्रेडिट वालों को इन्फॉर्म भी किया है कि इस तरह मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं जी, तो आप ये जो टैक्स क्रेडिट है आप इसे बंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रूफ वगैरह मैंने उन्हें बताया कि इस तरह है। जी, जब मैंने अपना एग्रीमेंट मेरा कंपनी के साथ जो हुआ था वो मैंने आपको सेंड किया, मगर अब कह लें कि जो मनी है वो बढ़ गई है तो आप इसे बंद कर दें। तो वो लेने में कोई हर्ज तो नहीं है क्योंकि मेरा ये वीज़ा ख़त्म हो रहा है। सर मुझे पहले आप एक चीज सिर्फ बता दीजिए, आपने बताया कि आप स्पाउस वीजा पे आए थे, लेकिन साथ ही आपने कहा कि आपकी तो वाइफ के पास उन्होंने रेफ्यूजी स्टेटस रिफ्यूज कर दिया था, फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर अपील के ऊपर मुझे वीज़ा मिला। उनका जो मेरी बीवी का स्टेटस है वो रिफ्यूजी स्पेसिफाइड पीरियड है 5 साल का। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने आपको 2 साल का स्पाउस वीजा तो नहीं दिया ना? जिस 2 साल का दिया था। ओके, तो उसमें मुझे टैक्स क्रेडिट जो है वो एज ए कपल उन्होंने हमें दिया। तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म भी किया कि चलें अब आप मुझे बताइए, अब आपका सवाल जो है वो ये टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है सिर्फ साल के। क्या जी? तो अब मैं दूसरी बात ये मैंने पूछनी थी कि जो वीज़ा मुझे इशू हुआ था जिस डेट से पाकिस्तान से, जी, उस डेट से 2 साल होंगे या जो कह लें कि जब मैं इंटर हुआ था वहां से? आप कितनी देर बाद एंटर हुए थे? जी मैं कह लें कि वहां से फेडेक्स से मिलते कोई तकरीबन कह लें कि 28 दिन, एक दिन 27 दिन बनते थे। 28 दिन के अंदर अंदर वो कह रहे थे कि आपने यहाँ से ना ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। आपको 2 साल का पूरा मिला था कि 27 महीने का मिला था? मुझे 2 साल का मिला था। जो कह लें कि इन्होंने जो वीजे के ऊपर जो कह लें कि वैलिड जो लिखा हुआ है वो इन लोगों ने मुझे दिया है। मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। चलें आप देख लीजिएगा, डिटेल्स बाद में देख लीजिएगा, मैं इसीलिए कभी स्पेसिफिक्स में नहीं जा सकता। मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुन लीजिए। जो आपकी बात है टैक्स क्रेडिट्स वाली, टैक्स क्रेडिट्स आपको एज अ कपल अगर मिल भी रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिकॉज होता क्या है कि जब आपकी वाइफ ने भी अप्लाई करना होता है बेनिफिट्स के लिए, तो जब आप टैक्स क्रेडिट्स के लिए अप्लाई करें तो आपका नाम जरूर साथ जाता है। आप अप्लाई नहीं कर रहे उसके लिए, लेकिन आपका नाम वहां पे मौजूद होता है क्योंकि आपके हाउस होल्ड की इनकम बनती है। सो दैट इज नॉट एन इशू, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका ये प्रोसेस है सारा जो चल रहा है अभी, क्योंकि आपकी वाइफ के पास अभी रेफ्यूजी स्टेटस है, अगर उनको रिफ्यूज किया गया था पहले, बाद में स्टेटस दिया गया, सारा कुछ जो भी हुआ, आपके पास जो स्पाउस वीजा होता है, स्पाउस वीजा से मुराद होती है कि आपको 2 साल का जो, या बल्कि 27 महीने का इमिग्रेशन रूल्स के अंदर जो वीजा दिया जाता है, वो सिर्फ तब होता है कि अगर आपकी वाइफ या आपके स्पाउस यहाँ पे सेटल्ड हो। आपकी वाइफ अभी सेटल नहीं है, आपको जो दिया गया होगा वो एग्जैक्ट 2 इयर्स की डेट दी गई होगी। अब उसके वो जब वो 2 साल पूरे हो रहे होते हैं, जब आपकी एक्सपायरी आ रही हो, उससे 28 दिन पहले आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एन एक्सटेंशन। आपको भी इंडेफिनेट नहीं मिलेगी इसके ऊपर, आपको भी स्टेटस मिलेगा जब आप यहां से अप्लाई करेंगे। आपको डिस्क्रिशनरी लीव दी जाएगी टिल सच टाइम जब तक आपकी वाइफ के पास स्टेटस है जो 5 साल का उनका चल रहा है। अगर वो लेट्स से उनके 2 साल अभी रहते हैं तो आपको 2 साल का और मिल जाएगा। लेट्स से 1.5 साल उनका रहता है तो आपको 1.5 साल का और मिल जाएगा। उसके बाद जब वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगी तो फिर आप उनके साथ एज ए डिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिलहाल आप वो स्पाउस वीजा पे नहीं जा सकते। आई डोंट थिंक, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर आपको वो 2 साल के बाद इंडेफिनेट लीव दे देंगे और आपकी वाइफ के पास अभी इंडेफिनेट नहीं है, वो चीज हो नहीं सकती इमिग्रेशन रूल्स के अंदर। सो नंबर 1, जो बेनिफिट्स वगैरह की बात है उस पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके ऊपर वो रूल्स ही अप्लाई नहीं होते। नंबर 2, अगर आपने जब आपका टाइम खत्म हो रहा हो, जब वीजा खत्म हो रहा हो, उससे आपने 28 दिन पहले अप्लाई करना है, एंड दैट्स ऑल रेलेवेंट टू यू। वो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी आगे। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं।